Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called metals and non-metals. आज वाला लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है, मस्त लेक्चर है. ध्यान से अपने माइंडसेट को ठीक कर लेना. ये माइंडसेट का लेक्चर है. हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, या फिर इसी को एक तरफ हल्का सा लिख सकते हैं, कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. व्हाट इज द कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, या व्हाट इज द कॉज ऑफ मेकिंग कंपाउंड्स. कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं. मेरा मन करता है मैं दिन भर खाता रहूं, मूवी देखता रहूं टीवी पे, अपने काउच पे बैठ के दिन भर खाता रहूं, मूवी देखता रहूं, खाता रहूं, मूवी देखता रहूं, कभी कभार खेलने चला जाऊं. ये मेरी लाइफ है. बट इस सबको पूरा करने के लिए यू नीड मनी, यू नीड टू पे द बिल्स. अगर जीवित रहना है तो जो बिल है, जो अपना आप जिंदगी के सुख उठा रहे हो, तो उनके बदले में कुछ कीमत चुकानी पड़ती है. जब तक चुकाते रहोगे, इज्जत से जी लोगे. जिस दिन वो चुकाना बंद कर दोगे, आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी मार्केट में और अपने सुखों को भोग नहीं पाओगे. तो द सेम गोज विद एलिमेंट्स. तो एलिमेंट्स में मैं आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल दूंगा. जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया सोडियम का. सोडियम हैज एटॉमिक नंबर 11. ध्यान से देखना, मैं चाहता हूं कि ये एक ही फ्रेम पर आ जाए ताकि आपको समझ आ जाए. तो एटॉमिक नंबर 11 का मतलब हुआ प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 281. अगर क्लास 7 है तो. अब क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन 281 हो गई, तो अभी ये क्या करेगा. तो इसको एक बंदा बोलेगा, भाई आपकी एम शेल में एक इलेक्ट्रॉन है. हिंदी में लिख रहा हूं, या चलो इंग्लिश में लिख देता हूं. एवरी एलिमेंट wants to have their outermost shell fulfilled. ये याद रख लेना. एवरी एलिमेंट wants to have their outermost shell fulfilled with, ये बस याद रख लेना. to achieve inert gas configuration. to achieve inert gas configuration. आप में से प्लीज मेरी बात समझना. आपका घर और ऑफिस 1 किलोमीटर की दूरी पे है और आप अपने जीवन में घूमना भी पसंद नहीं करते, तो क्या आप हेलीकॉप्टर लोगे? आप नहीं लोगे, भले ही भगवान आपको जितना मर्जी पैसा दे दे. इंसान चाहता है कि उसके पास जो भी हो, जो भी चीजें, जो भी सुख दुख हो, वो उसको भोग सके. मतलब उसका बिल चुका सके. सो द पॉइंट इज, अब सोडियम की एम शेल में प्रॉब्लम है. सोडियम की एम शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसको कोई भी 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा. इसको बेस्ट सलाह अगर आप दे सकते हो, भाई यू लूज 1 इलेक्ट्रॉन. यू लूज 1 इलेक्ट्रॉन. जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, प्रोटॉन है 11, इलेक्ट्रॉन है 10, इसके ऊपर नेट चार्ज हो जाएगा 0, क्योंकि 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है. तो जैसे ही आया, तो प्रोटॉन लूज नहीं करा, प्रोटॉन 11 ही है. इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया भाई ने, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो 10 हो गए भाई के पास. भाई की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, के एल एम में 2 और 8. एम शेल मेरे बच्चों गायब हो गई. एम शेल क्या हो गई, गायब हो गई. एम शेल गायब हो गई और नेट चार्ज इस पे आ गया +1. अब ये सोडियम नहीं है, अब ये बन गया सोडियम आयन. ये क्या बन गया, सोडियम आयन. अब इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि फेंक कर आ जाओ इलेक्ट्रॉन, नहीं. वहीं पर कहीं पे क्लोरीन था. क्लोरीन क्लोरीन का एटॉमिक नंबर था 17, प्रोटॉन्स थे 17, इलेक्ट्रॉन्स थे 17, नेट चार्ज है 0, और कॉन्फ़िगरेशन है 287. आराम से देखेंगे, बिल्कुल आराम से, पहले बेसिक समझ लेंगे. तो इसको एम शेल में इसके भी प्रॉब्लम है. इसके एम शेल में क्या प्रॉब्लम है, एम शेल में 7 है यार, कोई एक इलेक्ट्रॉन दे देना, मजा आ जाएगा. एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, बस एक इलेक्ट्रॉन. तो लो जी, वो एक इलेक्ट्रॉन जो यहां पर इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज करा, वो एक इलेक्ट्रॉन इन भाई साहब ने गेन कर लिया. जैसे इन भाई साहब ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो देखो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. एटॉमिक नंबर अभी भी 17 रहेगा, प्रोटॉन्स अभी भी 17 रहेंगे, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स गेन करे हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स 18 हो जाएंगे.
तो नेट चार्ज बराबर हो जाएगा -1 और कॉन्फ़िगरेशन जो पहले 287 थी वो हो जाएगी 288। आप देखो इस बॉन्डिंग में दोनों का भला हो गया। एवरी एलिमेंट वांट्स टू हैव देयर outermost shell fulfilled to achieve inert gas configuration and इस तरीके के बॉन्ड में क्या हुआ, अगर ऊपर से अब दुनिया देखेगी कि Na+ और Cl- में जो कंपाउंड बना दैट इज NaCl। इस बॉन्ड को, इस कंपाउंड को बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। अगर पीछा छुड़ाना हो तो इसकी डेफिनेशन होगी आर दी bonds which are formed by the combination of oppositely charged ions are the bonds which are formed by the combination of oppositely charged ions। but इसकी बढ़िया वाली डेफिनेशन होगी are the bonds formed by the transfer of electrons from one element to other। प्लीज बात समझना। तुम्हें एक चीज खरीदनी है, तो तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए। तुम पैसे लेके गए दुकानदार को, वो चीज बेचनी है, तुमने पैसे दिए, उसने चीज दी, अगर गारंटी कार्ड उसके साथ है गारंटी दी, बॉन्ड बिल्कुल स्ट्रांग हो गया। भाई हमने पैसे दे दिए, तूने हमें चीज दे दी, अब हमारा उस चीज के ऊपर पूरा हक हो गया। सिंपल सी बात। इस तरीके के बॉन्ड को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। थोड़ा सा अगर हमने 9th में पढ़ा हो तो ये कटायन होता है और ये अनायन होता है, इस चीज को समझ लेना। तो बाय ऑपोजिटली चार्ज आयन मतलब कटायंस और एंड अनायंस की फॉर्मेशन से जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं आर द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एंड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट या आयोनिक बॉन्ड। इन बॉन्ड्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट या आयोनिक बॉन्ड्स। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस इन देम। इनके अंदर आयंस होते हैं, इस वजह से दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये बात याद रख लेना, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस। दे आर वेरी strong bonds or the compounds of ionic bonds are usually crystalline in shape। परफेक्ट बॉन्ड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, इस तरीके के कंपाउंड्स को बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। कृपया करके प्लीज मेरे को कॉपी कर लो, मेरे को इस पे कॉपी कर लो और बना लो। तो इसने अपने जीवन में सुख कैसे पाया? इसने जीवन में सुख पाया बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। इसने अपने जीवन में सुख कैसे पाया? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। और सुख है क्या? कि हर किसी की आउटर मोस्ट शेल फुलफिल्ड हो जाए, हर किसी की आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाए? फुलफिल्ड हो जाए। अब बच्चे ने कहा सर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा था। कोई देना चाहे ना तो लेने वाले की कमी नहीं होती, बट जिसको कोई चीज चाहिए होती है उसकी लाइफ थोड़ी स्ट्रगल वाली होती है। हमें हमेशा कुछ चाहिए होता है तो हम दुखी होते हैं, जिसको कुछ देना होता है वो कभी दुखी नहीं होता, देने वाला हमेशा खुश होता है। भगवान जी नेवर कम्स टू यू के मेरे को कुछ दो, भगवान जी इज देयर टू गिव यू। तो उनकी फोटो हमेशा हंसती हुई आएगी। हम जाएंगे भगवान मेरे लिए ये कर दो, बिकॉज हमें चाहिए। जब कर देते हैं तो बॉन्ड स्ट्रांग। यार मैंने वहां मंदिर में गया था और मेरी भगवान ने, अल्लाह ने सुन ली। समझना मेरी बात को। और इसी लॉजिक को समझो, यहां पर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो बच्चा क्या कहेगा? सर सपोज क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, प्रोटॉन 17 है
इलेक्ट्रॉन 17 है, नेट चार्ज 0 है, कॉन्फ़िगरेशन 287 है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। सपोज इसको एक इलेक्ट्रॉन ना मिले तो, अब एक इलेक्ट्रॉन ना मिले तो अब क्या, अब नाउ इट विल लुक फॉर अ जुगाड़, कुछ भी करके एक इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करना पड़ेगा। ध्यान से देखना, तो क्लोरीन की आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लोरीन एक और क्लोरीन को बुलाएगी, उससे भी कहेगी भाई तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कहेगी भाई मेरे पास 7 है। तो ये क्लोरीन उस क्लोरीन को कहेगी चल एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, मैं तेरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेती हूँ। अब देखो उसने उसका एक इलेक्ट्रॉन पे अपना गोला मार दिया, और क्योंकि मैं तेरा एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही हूं तो तू भी मेरा एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। इस प्रकार के बॉन्ड को बोलेंगे क्या, शेयरिंग वाला बॉन्ड। शेयरिंग वाला बॉन्ड, जहां पर अब देखो शेयरिंग हो किसकी रही है, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आपका एक इलेक्ट्रॉन मेरा। इसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है सिंगल Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। इस तरीके के बॉन्ड को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। वो जो S लिखा है वो भी अभी बता देता हूं, आर द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन टू और मोर atoms by the sharing of electrons, by the sharing of electron। ये वाला बॉन्ड अभी बता देता हूं, ये जो मैंने आपको बताया इसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो दे आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बच्चा बोलेगा पहला पॉइंट तो समझ आ गया, उसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते थे, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। उसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते थे, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन देम। तो हम सेकंड पॉइंट यहीं पे लिख देंगे, शेयरिंग हुई है, कोई आयन नहीं बना। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड एक और पॉइंट, दे आर यूजुअली नॉन सॉल्युबल इन वाटर। बच्चा बोलेगा दे आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, दे आर कंपैरेटिवली वीकर बॉन्ड्स। समझना मेरी बात को, क्योंकि सपोज अगर हम कोई एक कपड़ा शेयर कर रहे हैं किसी के साथ और हमारे पास एक ही कपड़ा है, तो जब वो पहन के जाएगा तब हमें घर में बिना उस कपड़ों के रहना पड़ेगा, और जब वो कपड़ा पहन हमें जाना होगा तो उसको वेट करना पड़ेगा। तो ये बॉन्ड कोई बहुत स्ट्रांग नहीं होता। इससे बेटर क्या होता है, तुम अपना कपड़ा खरीद लो, खरीद लो के लिए तुमने उसे पैसे दिए, उसने तुम्हें कपड़ा दिया। आयोनिक बॉन्ड्स और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स कैन नॉट बी ब्रोकन इजीली, दे आर कंपैरेटिवली वीकर बॉन्ड्स, ये याद रख लेना। और एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी बताता हूं, कंपाउंड्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दे आर अमॉर्फस। अमॉर्फस मतलब मिट्टी जैसे, सॉलिड्स या तो लिक्विड्स होते हैं और गैसेस होते हैं। अब एक बच्चा बोलेगा ध्यान से, वो कहेगा सर ये जो है ना, जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हो ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, तो ये जो कंपाउंड बना है आयोनिक कंपाउंड जो बना है, आयोनिक कंपाउंड आर फाउंड बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। Ionic compound is formed between a metal and a non-metal, whereas covalent compound are formed between a metal and a sorry covalent compounds are formed between non
मेटल्स ओनली। ये पॉइंट्स नोट्स बना लो, मैं आपको अब भी क्लियर कर रहा हूं। तो अब बच्चा बोलेगा सुख कैसे मिलता है? सुख मिलता है बाय फुलफिलिंग देयर आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आता है हाउ टू अचीव हाउ टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। समझना बेटा। तो ए होता है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो कौन करते हैं? मेटल्स। बी होता है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो नॉन मेटल्स करते हैं। और सी होता है बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये काम भी कौन करते हैं? जो नॉन मेटल्स करते हैं। तो हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट? तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट बाय दिस मेथड। हाउ डू नॉन मेटल्स रिएक्ट? दे रिएक्ट बाय दिस मेथड। नॉन मेटल्स के पास दो ऑप्शंस होती हैं, ये बात याद रख लेना, क्योंकि जिसके पास जिसको थोड़ा सा अपना झुक कर चलना पड़ता है, तो भगवान उसको सहनशीलता भी थोड़ी सी ज्यादा देता है। ये पहले बात समझ लेना। आयंस हमने आपको बता दिए। पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड कटायंस, नेगेटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड अनायंस। ये थोड़ा सा देख लेना, कहीं पे कुछ हो पहले नोट्स बना लेना। इस लेक्चर को बहुत दिल से करा रहा हूं, ये चारों नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको लास्ट अभी अभी फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन बताया है। सपोज अगर कहीं पे पूछा जाता है व्हाट इज मैग्नीशियम आयन, तो पंगे ले रहे हैं मैग्नीशियम के बारे में, पूरी बात करते हैं। एटॉमिक नंबर होता है 12। तो प्रोटॉन होते हैं भाई साहब के पास 12, भाई साहब के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 12, भाई साहब की कॉन्फ़िगरेशन होती है 282। तो के एल एम 282, तो ऑब्वियसली इनको बोला जाता है यू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक बात ना अपने माइंड में क्लियर कर लो, सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, इजी काम है। मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। आपको कुछ भी करना है, आपको 100 किलो आलूओं का भंडारा करना है, आपको 200 किलो आलूओं का भंडारा करना है, तो ऑब्वियसली 200 किलो आलू लाने पड़ेंगे, 200 किलो आलू बनाने पड़ेंगे, 200 किलो आलू देने पड़ेंगे। ये और दिए भी जाएंगे, लेने वाले लोग भी आ जाएंगे, मगर काम बढ़ गया। तो सोडियम और मैग्नीशियम में देखा जाए तो सोडियम आराम से लूज कर देता है। इट इज वो इसीलिए वो ज्यादा रिएक्टिव। आपके पापा किसी अपने दो बेटे हैं, पापा पापा के दो बेटे हैं, पापा के बेटा बाजार से आके ना ये चीज ले आ 100 रुपए में, और आपको 100 रुपए देकर वैसी ही डबल चीजें मंगाई जाए, तो ऑब्वियसली तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पर मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, Kl 28, प्रोटॉन्स अभी भी 12 हैं, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स अब 10 हो गए। नेट चार्ज जो हो गया भाई साहब पे वो +2 हो गया। यहाँ पर जो नेट चार्ज था वो था 0, यहाँ पे +2 आ गया, इसीलिए यहाँ पे +2 आता है, और कॉन्फ़िगरेशन हो गई 28। तो अब एक बार थोड़ा सा डिटेल में हल्का सा एक वर्ड लिख देते हैं, कटायन। क्या लिख देते हैं? कटायन। तो बच्चा इसके बारे में नॉर्मल, आर दी आयंस विच आर फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहली बात। सेकंड बात, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। काय को? क्योंकि इनके अंदर प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो ये भी एक पॉइंट हो गया। दे कंटेन मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। दे कंटेन मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, ये याद रख लेना। एंड दे आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय metal atoms. They are usually formed by metal atoms. अगर क्लास 7 है तो यहाँ पे अल्यूमिनियम लिख दिया, एटॉमिक नंबर 13, प्रोटॉन 13, इलेक्ट्रॉन 13,
नेट चार्ज 0, कॉन्फ़िगरेशन 283। भाई कोई नहीं दे रहा तेरे को 5 इलेक्ट्रॉन। व्हाट यू डू, यू लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड यू बिकम स्टेबल। दिस इज थोड़ा सा मुश्किल होगा यार 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना। प्रोटॉन अभी भी कितने, 13। इलेक्ट्रॉन मेरे प्यारे बच्चों हो गए 10। नेट चार्ज भाई साहब पे आ गया +3। दैट इज वाई एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3। और एल्यूमिनियम उसी बंदे से रिएक्ट करेगा जिसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। बच्चा कहेगा क्लोरीन को तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एल्यूमिनियम क्लोरीन को कहेगा अपने 3 फ्रेंड्स को बुला ला, एक ये और एक ये, तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। तो ये हमने बता दिया आपको फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन, ये हमने आपको बता दी फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, और हमने माता रानी की कृपा से आपको बता दिया व्हाट आर कैटायंस। यहीं पर ऐसे बैठे हुए थे ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का जो होता है वो होता है 8। तो प्रोटॉन्स हो गए 8, इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8, नेट चार्ज हो गया 0, कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 और 6। अब क्योंकि आउटर मोस्ट में एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो भाई को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। भाई को 2 इलेक्ट्रॉन कहां से मिल जाएंगे? लेट्स से कोई मेटल इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो भाई के पास प्रोटॉन अभी भी कितने रहेंगे? 8। इलेक्ट्रॉन 2 ले लिए, तो इलेक्ट्रॉन हो गए 10। भाई की कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो गई? 2, 8। नेट चार्ज भाई पे कितना आ गया? -2। तो इन भाई साहब को क्या बोलेंगे? अनायंस। अनायंस। जो मेरा स्ट्रॉन्ग बच्चा है वो यहां पर क्या लिखेगा? आर द आयंस फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहला पॉइंट लिखेगा बच्चा, आर द आयन फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहला पॉइंट। मैं चाहता नहीं लिखना दे आर पॉजिटिवली चार्ज। बच्चा यहां सेकंड पॉइंट क्या लिखेगा? दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ऐसा नहीं कि रट लो नेगेटिवली, भाई नेगेटिव इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और प्रोटॉन कम है। तीसरा पॉइंट क्या है? दे कंटेन मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। इनका पॉइंट क्या होगा? दे कंटेन मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। सिंपल सी बात। और क्या? दे आर फॉर्म्ड बाय मेटल एटम्स। इनका क्या लिखेंगे? दे आर फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल atoms. Usually they are formed by non-metal atoms. कोई भी अच्छा कोई भी बुरा नहीं होता, ये बस उनका अपना अपना वो होता है। अब बच्चा कहेगा सर ऑक्सीजन को 2 चाहिए। जिसको 2 चाहिए ना, चाहिए वाला मामला एकदम नहीं सॉल्व हो जाता। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या आसानी से मिल जाते हैं? नहीं। ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन को बुलाता है और कहता है तुझे भी 2 चाहिए, मुझे भी 2 चाहिए। तो हम एक बॉन्ड बना लेते हैं, तू मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स ले ले, मैं तेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता हूं। शेयरिंग ऐसी नहीं होती कि तू मेरे 2 ले ले मैं तेरे 4 ले लेता हूं, वो मोहब्बत होती है। मोहब्बत में इनइक्वालिटी होती है कि एक ज्यादा ले ले कम ले ले कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट बिजनेस में, प्रोफेशनल वर्ल्ड में एवरीथिंग इज इक्वल एंड एवरीबॉडी वांट्स टू टेक मोर बट नोबडी गेट्स मोर। हर किसी को उसका हक मिलता है। तो इस तरीके के बॉन्ड को बोलते हैं ओ। वन पेयर के लिए एक डंडा, दूसरे पेयर के लिए दूसरा डंडा ओ, इसको बोलते हैं O2। कोवेलेंट बॉन्ड तो है, बट ये कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। आपको बता दूं डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या हुआ? आर दोज कोवेलेंट bonds which are formed by the sharing of two pair of electrons। ये याद रख लेना। क्लोरीन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना था, ऑक्सीजन में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा? बच्चा कहेगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। नहीं, सिंगल कोवेलेंट। इंसान पहली बात तो शेयरिंग करना चाहता ही नहीं है, पहली बात शेयरिंग करना चाहता नहीं है, और अगर करनी पड़ जाए तो कम से कम चाहता है। तुम्हें हर चीज अगर शेयर करनी पड़ रही है, कपड़े भाई बहन से शेयर करने पड़े हैं, वॉशरूम से, हर चीज शेयर करनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। ये बात याद रख लेना। अगला अगला आयन बनता नहीं है, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूं क्योंकि बुक में दिया हुआ है। नाइट्रोजन
एटॉमिक नंबर है मेरे बच्चों 7, तो प्रोटॉन्स हो गए 7, इलेक्ट्रॉन्स हो गए 7, कॉन्फ़िगरेशन हो गई 25, नेट चार्ज हो गया आप पे 0। 0 क्यों? क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। एल में 5 हैं, एल शेल में 8 चाहिए होते हैं, इनको 3 और चाहिए। बाई चांस भगवान की कृपा से इनको 3 इलेक्ट्रॉन मिल भी गए तो क्या होगा? अब इनका एटॉमिक नंबर अभी भी 7, प्रोटॉन अभी भी 7, अगर इलेक्ट्रॉन 3 मिल गए तो 2 8 हो गया। इलेक्ट्रॉन भाई साहब के पास हो गए 10, भाई साहब पे नेट चार्ज क्या आ गया? -3, और दैट इज नाइट्रोजन पे -3 चार्ज आ जाता है। बट ये बहुत बहुत रेयरली होता है बेटा, इसको इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं जो कोई नहीं देगा। 3 इलेक्ट्रॉन कोई एक सिंगल बंदे को नहीं देगा। प्लीज मेरी बात समझना, तुम रात को सो रहे हो एक बुरी कंडीशन में, पंखे के नीचे सो रहे हो और रातों रात बोलो भगवान जी एक बहुत बड़ा बंगला, गाड़ी और इस कंट्री में मेरे को एक आइलैंड ले दो, वहां पर सब कुछ हो, और सुबह उठो और ऐसा हो जाए, तो इतना आसान नहीं होता। उसके लिए भगवान कहता है मेहनत करो, अपनी जिंदगी के कई साल मुझे दो, आपकी मेहनत आपको वो चीज दिलाएगी। तो आमतौर पे नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट में होते हैं 1 2 3 4 5, एक और नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट में होते हैं 1 2 3 4 5। तो एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन को कहता है तू मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करा दे, तू मेरे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। 1 पेयर के लिए एक डंडा, सेकंड पेयर के लिए दूसरा डंडा, थर्ड पेयर के लिए तीसरा डंडा, एन, जिसको बोलते हैं N2, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, अगर क्लास 7 है तो इसको बोलेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से ज्यादा बड़ा बॉन्ड नहीं बनता। आर द बॉन्ड्स formed by the sharing of 3 pair of electrons between 2 atoms। दो एटम आपस में 3 पेयर से ज्यादा नहीं शेयर कर सकते। ये बात याद रख लेना। आपने अपनी मैम को कहा मैम मैं ना कल स्कूल नहीं आया था, तो मुझे प्लीज थोड़ा सा टॉपिक करा दो। मैम ने कहा ठीक है, स्कूल के बाद थोड़ी देर रुक जाना, आधा घंटा करा दिया। अब तुमने क्या करा, आदत बना ली, मैम मैं ना कल भी स्कूल नहीं आऊंगा, बाद में करा दोगे। मैम मैं एक काम करता हूँ, मैं ना 15 दिन स्कूल नहीं आता, आप ना 4 5 दिन रुक कर करा देना। उस गल पे चंड पहनी है फिर। ये बात याद रख लेना, 3 पेयर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होते। इस चीज को थोड़ा सा बस ध्यान से देख लेना। अब एक और बंदे के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, हाइड्रोजन के बारे में। लॉजिकली रखना, जो मैंने पीछे पढ़ा है वो तुम्हारे ध्यान में होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हाइड्रोजन दुनिया का सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर है 1, प्रोटॉन है 1, इलेक्ट्रॉन है 1, नेट चार्ज है 0, के शेल में है 1। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक और हाइड्रोजन को बुलाता है और दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और ये H2 बन जाता है। और इस बॉन्ड को बोलते हैं H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। थोड़ा सा बस अब ध्यान देना, थोड़ा सा अगर पिछला जो मैंने पीछे पढ़ाया है, जो भी मैंने पीछे पढ़ाया है, तो बच्चा कहेगा सर उसके हिसाब से अगर सपोज करो हम क्लोरीन ले आते हैं, क्लोरीन की आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चाहो मुझे पीछे से पीछे जाओ और चेक करो यही है या नहीं। हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट में एक होता है, ये कहता है तुम मेरा एक शेयर कर ले, और ये कहता है तुम मेरा एक शेयर कर ले, तो ये बॉन्ड बन जाता है H, सिंगल बॉन्ड Cl, जिसको हम बोलते हैं HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लो। बच्चा कहेगा नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट में 5 थे और नाइट्रोजन को 3 और चाहिए थे,
तो उसने हाइड्रोजन को बुलाया, हाइड्रोजन को एक और चाहिए था, तो नाइट्रोजन ने कहा चल कोई नहीं, तू एक इलेक्ट्रॉन ले ले, एक शेयर कर ले। अब नाइट्रोजन के पास 5 थे, एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, एक और हाइड्रोजन बुलाया, उसके साथ भी शेयर कर रहा है, एक और हाइड्रोजन बुलाया, उसके साथ भी शेयर कर रहा है, और ये ऐसा बॉन्ड बन गया, सबके साथ भी शेयर कर रहा है, तो ये बॉन्ड बनेगा N, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। आप 10th में ऐसे लिखाओगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, बट 11th में ऐसे लिखना पड़ेगा। ये ऐसा क्यों होता है? ये NH3 मॉलिक्यूल है, इसको अमोनिया बोलते हैं। यहां पर ना ये लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर कौन से होते हैं? जिनकी शेयरिंग किसी के साथ नहीं हुई, और जो नीचे की तरफ है इलेक्ट्रॉन्स वो सारे शेयर्ड पेयर हैं। तो लोन पेयर और शेयर्ड पेयर एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा रिपेल करते हैं, थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। थोड़ा ध्यान दे लेना, एक बंदा और है जिसका एटॉमिक नंबर है 6, जिसका प्रोटॉन है 6, जिसका इलेक्ट्रॉन है 6, जिसका नेट चार्ज हो गया 0, जिसका सिंबल है CKL24, जिसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। 4 इसको कोई नहीं देगा, ये 4 किसी को नहीं देगा, और 4 इलेक्ट्रॉन्स दो एलिमेंट्स के बीच में आपस में शेयर नहीं हो सकते। तो इसके लिए कंपाउंड बनाना आसान है या मुश्किल है? तो भगवान ने, नॉर्मल बच्चा बोलेगा इसके लिए कंपाउंड बनाना मुश्किल है, इसके लिए कंपाउंड बनाना मुश्किल है। मगर भगवान ने इसे एक ऐसा वरदान दे रखा है, चाह तू जिस मर्जी के साथ लंबी से लंबी चेन बना शेयरिंग की। मतलब जैसे इसकी आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हाइड्रोजन को बुलाकर ऐसे कर सकता है कि यार तुम एक एक इलेक्ट्रॉन ले लो हाइड्रोजन, तुम खुश रहो, और मैं तुम सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लूंगा। और ये इसने बना लिया CH, H, H और H। ये बन गया CH4। इसको बोलते हैं मीथेन मॉलिक्यूल। इसी को एक और वरदान मिला हुआ है, कार्बन की आउटर मोस्ट में 4 हैं, ऑक्सीजन पीछे जाके देख लो, ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, जिसको 2 चाहिए होते हैं, कहता है ऑक्सीजन तू 2 शेयर कर ले मेरे साथ। एक और ऑक्सीजन को ले आ, उसको भी कह के मेरे साथ 2 शेयर कर ले, तो मैं तुम दोनों के साथ 2-2 पेयर शेयर कर लूंगा। तो C डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और मैं बना लूंगा CO2 मॉलिक्यूल। मैं सिंगल बॉन्ड भी बना सकता हूं, मैं डबल बॉन्ड भी बना सकता हूं, मैं ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता हूं। मेरी आउटर मोस्ट में 4 हैं। क्लोरीन हमने पीछे पढ़ा है, 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन हमने पढ़ा है 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, एक से ज्यादा का उसको जरूरत ही नहीं है। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 2 3 4। तो ये एक क्लोरीन को बोलेगा ले भाई तू भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, 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 मगर मैं भी तुम सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा। CCl, Cl, 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 इसको बोलते हैं CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये वो कंपाउंड्स हैं जिनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए आ सकता है। और एक छोटी सी बात बता दूं यहीं पे, दे आर द कंपाउंड्स विच हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये याद रख लेना। एंड दे आर द कंपाउंड्स विच हैव यूजुअली लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि ये बॉन्ड्स वीक होते हैं, तो इनका कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्चर नहीं होता, ये याद रख लेना। अगर आपसे कोई नॉर्मल लेवल पे कुछ एक्स्ट्रा पूछे, तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स भी बता दी हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स भी बता दी हैं। हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ ionic compound and a covalent compound. If a compound has a high melting point, it is ionic compound. If a compound has a low melting point, it is covalent compound. If a compound, अगर क्लास 7 है तो सेकंड पॉइंट क्या है? इफ अ कंपाउंड इज soluble in water, it is ionic compound. If a compound is not soluble in water, it is covalent compounds.
If a compound is not soluble in organic solvents, then it is ionic compounds. If a compound is soluble in organic solvents, then it is a covalent compound. ये point मैंने clear नहीं बताया, but carbon and compounds के बाद clear हो जाएगा. If a compound conducts electricity in the liquid state, it is ionic compound. If a compound does not conduct electricity in the molten state, it is covalent compound. मैंने अपनी तरफ से इस concise lecture में 35-36 मिनट में आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का बॉन्डिंग के बारे में बता दिया है. इसके बाहर कहीं कुछ नहीं आना. आयंस कटायंस में डिफरेंस 9th में भी कराया था बहुत डिटेल में, और अब 10th में भी करा दिया है. सो अगला टॉपिक, अगला चैप्टर, मतलब अगला टॉपिक जो हमने कराना है, बहुत मस्त टॉपिक होने वाला है. मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं इसको गुंडागर्दी वाले एटीट्यूड से समझाता हूं. ऐसा नहीं मैं गुंडागर्दी करता हूं, बट इसमें गुंडागर्दी वाला तरीका होता है, बहुत मजा आता है. नाउ अब इसमें साइंस थोड़ी सी शुरू होगी, बट जो ये वाला लेक्चर मैंने अभी आपको दिया है, उस लेक्चर को थोड़ा सा ढंग से कर लेना. और एक बात मैंने और बताई है आप लोगों को कि मेटल्स जो होते हैं, वो रिएक्टिव होते हैं. मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, सो मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव. और क्योंकि मेटल्स रिएक्टिव होते हैं, सो दे आर बाउंड टू occur in combined state. combined state का मतलब होता है in form of compounds. मेटल कभी भी आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा. तो एक बात याद रख लेना, सिर्फ गोल्ड और थोड़ा बहुत सिल्वर है, टाइटेनियम बोल सकते हो, आर दी few metals which are found in free state. तो बच्चा कहेगा मैं रिएक्टिविटी सीरीज सर लगातार 3-4 बार लिख चुका हूं. गोल्ड एंड सिल्वर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होते हैं, जिससे साफ पता चलता है वो कम रिएक्टिव होंगे, और जो चीज कम रिएक्टिव होगी वो फ्री स्टेट में मिलेगी. तो मेटल्स आर बाउंड टू अकर इन कंबाइंड स्टेट, ये याद रख लेना. सो एक वर्ड आएगा आपकी लाइफ में जिसे बोलेंगे मिनरल्स. दे आर दी naturally occurring compounds. They are the naturally occurring compounds of metals found in nature. They are the naturally occurring compounds of metals found in nature. जैसे कि NaCl एक मिनरल है. लोगों को NaCl दिख रहा है, एक अर्जुन को NaCl में से Na दिख रहा होगा, क्योंकि इसके अंदर Na होता है. लोगों को Al2O3, इसे बॉक्साइड बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है. वैसे इसका नाम आपको दिख रहा होगा, अल्यूमिनियम ऑक्साइड है. तो ये एक मिनरल है जिसमें लोगों को Al2O3 दिख रहा होगा, मेरे अर्जुन को अल्यूमिनियम दिख रहा होगा. ये याद रख लेना. मतलब वो कंपाउंड्स जिनमें से मेटल्स के कंपाउंड्स जो नेचर में मिलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? मिनरल्स. अब हमें भी नेचर से 2 मिनरल्स मिले, एक मिला ए, एक मिला बी. इसमें से भी एक मेटल दिख गया मुझे, उसमें से भी एक मेटल दिख गया. तो इसमें से मेटल ऑब्टेन करने के चक्कर में, मेरे को 2 घंटे लग गए, मेरे 300 रुपए लग गए. समझ आ रही है मेरी बात? और मैंने मतलब नॉर्मली 2 घंटे लग गए और 300 रुपए लग गए. उसके बाद जो मेटल मिला, वो मेटल बाजार में 125 रुपए का बिक रहा है. वो मेटल बाजार में 125 रुपए का बिक रहा है. यहां मेरे को लॉस हो गया. अब मैं इन मिनरल बी के पास आया, मिनरल बी में से भी मुझे मेटल मिला, मेटल ऑब्टेन हुआ. तो अब जो मेटल ऑब्टेन हुआ, वो ऑब्टेन करने के लिए मुझे आधा घंटा लगा और मेरे 200 रुपए लगे. आधा घंटा भी लगा और 200 रुपए लगे, पैसे लगे लेबर को जो दिए. और उसके बाद जो मेटल मिला, वो 725 रुपए का बाजार में बिक रहा है. वो 725 रुपए का बाजार में बिक रहा है. तो अब इतना मुझे ज्ञान मिल गया, हर मिनरल का फायदा नहीं होता. कुछ मिनरल्स होते हैं जिनमें से फायदा होता है,
कुछ मिनरल्स होते हैं जिनमें से नुकसान होता है, तो जिनमें से नुकसान होता है मैं उनके पास जाऊंगा ही नहीं। बट कैसे पता चलेगा किन में से फायदा है किन में से नुकसान है? तो इनको मैं एक और नाम दे दूंगा, क्या? ओर्स। कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स आर कॉल्ड मिनरल्स। तुम रहो भैया वहां। व्हाट आर ओर्स? ध्यान से देख लेना। आर दोज मिनरल्स, आर दोज मिनरल्स, मिनरल्स में से ही तो आया भैया, फ्रॉम विच वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल इजीली। एक वर्ड डाल रहा हूं, कन्वीनियंटली। ये वर्ड अगला जरूर डालना, प्रॉफिटेबली। प्रॉफिट हुआ ना, 200 रुपए लगा के 725 मिले। एंड ऑन लार्ज स्केल, एंड ऑन लार्ज स्केल आर कॉल्ड ओर्स, आर कॉल्ड ओर्स। ये बात याद रख लेना। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स आता है, ऑल डैश आर डैश, बट ऑल डैश आर नॉट डैश। ये बोर्ड वालों का समझ लो जीजा जी है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता ही है। तो ऑल ओर्स आर मिनरल्स, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ये बात ध्यान से देख लेना। ऑल ओर्स आर मिनरल्स, सारी की सारी ओर्स कहां से आती हैं? मिनरल में से। बट सारे के सारे मिनरल ओर नहीं होते, कुछ बेकार के मिनरल भी होते हैं जिनकी डिमांड मार्केट में कम होती है। नेक्स्ट लेक्चर में से हमें ओर से मेटल निकालना है। ओर से क्या निकालना है? मेटल। बट आजकल जो दुनिया है, आजकल जो दुनिया है वो प्योरिटी के ऊपर ज्यादा चलती है, प्योरिटी के ऊपर। तो ओर से हमें क्या निकालना है? प्योर मेटल निकालना है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, ये ध्यान से देख लेना, अभी पंगे ले रहा हूं, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी। स्पेलिंग के पीछे मत भागना। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी, जो मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। आई होप कि इस लेक्चर में आपको कुछ समझ आया हो। एंड दिस लेक्चर वाज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी। खुश रहो और औरों को भी खुश रहने दो। थैंक यू।